हेलो बच्चों लोग, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवरटेक इंस्टीट्यूट चैनल। और आज हमारी क्लास का पार्ट 5 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बच्चों पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने चारों पार्ट्स को देखा होगा अच्छे से और आपको चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। आज जो पार्ट 5 था वो हमें शुरू करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास इट मीन्स पार्ट 4 में मैंने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा था कि रूमर्स किसने फैलाया था। तो अब रूमर किसने फैलाया था, आज हमें उसका आंसर डिस्कस करना है। पहले मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ आप लोगों को, अगर याद होगा कि जो हमारा लुई 16 था उसने क्या क्या किया, सब कुछ आपको याद होगा, ठीक है। पार्ट 5 में क्या है कि रूमर किसने फैलाया, हमें यहाँ से पढ़ना है। रूमर फैलाने का एक बेसिक सा रीज़न ये था कि जितने भी लोग थे फ्रांस के, उनके अंदर अब सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी है। अब वो इतना ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। जब किसी के अंदर ना किसी सिचुएशन को फेस करने की ताकत नहीं होती है, तब वो लड़ना स्टार्ट करता है। क्यों? या तो मरेंगे या तो कुछ करके ही निकलेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है। लुई 16 टैक्स बढ़ा रहा है जितना उसका मन कर रहा है, लेकिन वो पब्लिक के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो पब्लिक कब तक सहन करेगी, कब तक उसको फेस करेगी इस प्रॉब्लम को। एक ना एक दिन वो फटना था, अब वो फटा, इतनी बुरी तरीके से फटा कि बैसेटाइल को तबाह कर दिया, इतनी बड़ी चीज़ को। लेट्स सी डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना है। When the National Assembly was busy at the Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in a long queue at the bakery, crowd of angry women, again I am repeating, crowd of angry women stormed into the shops. And at the same time the king ordered troops to move into Paris. On July 14, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. ये था बुकिश लैंग्वेज। नाउ मैं आप लोगों के लिए इस लैंग्वेज को इजी कर देती हूँ। हुआ क्या बच्चों, ध्यान से समझना। हुआ ये कि उस समय का टाइम है जब ठंड का टाइम है, बहुत कड़ाके की ठंड है, ठीक है, कड़ाके की ठंड है। और उस ठंड की वजह से ना पेरिस के काफ़ी फसल ख़राब हो गए थे। अब खुद सोचो, फसल ख़राब मतलब बैड हार्वेस्ट, फसल ख़राब, कम फसल बचे हुए थे, तो उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। खाने वाले लोगों की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई क्या है फूड का, वो कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो एक बेसिक ब्रेड जिसका रेट नॉर्मल था, अब वो 4 टाइम्स उसका रेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अब अगेन रिपीटेड, बैड हार्वेस्ट, फूड की शॉर्टेज मतलब कि खाने की कमी है, लोगों की डिमांड ज़्यादा है, तो उस फूड का रेट क्या हो गया, बढ़ गया, ब्रेड का रेट बढ़ गया। अब हुआ क्या, काफ़ी लोग गुस्से में कि भैया क्या करें ऐसा कि भैया हमारी भूख मिट सके, क्योंकि भूख एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का कोई काबू नहीं होता। अब इसमें सबसे वीक होती है हमारी माएँ, यस हमारी मदर्स, जो हमसे बहुत प्यार करती हैं। अपने बच्चों से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो खुद भूखा रह सकती है लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती है। मदर तो भाई अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देती है, और किसी की जान ले भी सकती है अगर उसके बच्चे पर बात आई तो। हुआ क्या, पेरिस की वुमेन्स को अपने बच्चों के लिए ब्रेड लेना था, क्योंकि एंग्री वुमेन्स, उनको अपने बच्चों के लिए ब्रेड लेना था कि उनके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उन्होंने क्या किया, देखा कि बेकरी है, बेकरी में हम इतनी लंबी लाइन से वो खड़े कि भैया हमें खाना दो, उन्होंने नहीं दिया। उनको आया गुस्सा, उन्होंने क्या किया, बेकरी को तोड़ दिया, उसकी कांच वाँच सब तोड़ के सारे वुमेन्स, सारी औरतें घुस गई कि भैया अब हमें ब्रेड दो। छीना झपटी करी, बेकर से लड़ाई करी। उसी समय
कोइंसिडेंट इत्तेफाक से उसी समय किंग ने अपने ट्रूप्स को बोला कि जाओ, दूसरे देश में वो जा रहे थे लड़ाई करने के लिए, लेकिन इन वुमेन्स को ये लगा कि किंग्स ने अपने ट्रूप्स भेजे हमें यस उसी समय इत्तेफाक से किंग ने, लुई 16 ने अपने ट्रूप्स को बोला कि जाओ, दूसरे देश में उन्हें लड़ाई करने जाना था, बट वुमेन्स को ही लगा कि वो हमें मारने आ रहे, इसीलिए वुमेन्स ने रूमर्स फैला दिया कि भागो भागो, हमारे किंग ने हमें मारने के लिए अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को भेजा है। यही रूमर था बच्चों, इसी रूमर की वजह से लोगों को डर था कि भैया वो हमें मारने आ रहे, अगर वो हमें मारने आएंगे तो अब हम उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे। उन्होंने आर्म्स ढूंढने के लिए गए, आर्म्स ढूंढने के लिए वेसेटाइल गए, वेसेटाइल में उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया और पूरी बर्बादी कर दी। तो यही रूमर फैला था। तो जो हमारा क्लाइमेक्स था ना, वो अब आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से मेन हमारा शुरू होता है आगे। चलो अब आगे क्या होता है बच्चों कि गांव वाले एरिया में, कंट्री साइड में, गांव वाले एरिया में भी पूरा रूमर्स फैल चुका है। अब वहाँ के लोग भी ज़मींदारों को मार रहे होंगे बुरी तरीके से। मतलब अब जो है ना, फ्रांस के लोग रुकने वाले नहीं हैं, बहुत हो गया। जितना उसने करना था लुई 16 ने इतना कर दिया, अब हमारी बारी है। अब इन लोगों का मेन मोटिव ये था, फ्रांस में याद है ना आप लोगों को नेशनल असेंबली बनाई थी लोगों ने मिलकर। इस असेंबली का मेन मोटिव क्या है कि हमें मोनार्की सिस्टम ख़त्म करना है और क्या लेके आना, डेमोक्रेसी सिस्टम। तो फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on checked by a constitution. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated. As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। हुआ क्या, जब लुई 16 ने देखा कि भैया हमारी खुद की जनता हमसे बगावत कर रही है, गांव के लोग ज़मींदारों को मार पीट रहे हैं, तो लुई 16 को समझ में आ गया कि भैया अब जो पब्लिक है पेरिस की, वो अब कुछ भी सुनने वाली नहीं है। लुई 16 ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मान रहा हूँ, अब जो गवर्नमेंट बनेगी वो बाय वोट बनेगी। ठीक है, लुई 16 ने मान लिया कि अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों द्वारा वोट करके ही बनेगी। और लुई 16 ने टाइथ टैक्स को ख़त्म कर दिया। ठीक है, और जो भी फ्यूडल सिस्टम थे, फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, जो किसको मिलता था, फर्स्ट स्टेट को और सेकंड स्टेट को। फ्यूडल सिस्टम मतलब कि कुछ सुविधाएं मिलती थी। याद है ना, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेट फर्स्ट स्टेट को टैक्स देगा और थर्ड स्टेट भी सेकंड स्टेट को भी टैक्स देगा। तो वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर हम मान चुके हैं कि लुई 16 हार मान गया है। उसने कहा है कि भैया अब नए वोट से ही नई गवर्नमेंट बनेगी और वही फ्रांस की गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पे लुई 16 ने अपनी बात को मान लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि लुई 16 अब मान चुका है कि अब हमें इस मोनार्की को क्या करना है, ख़त्म करना है। हुआ क्या, नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना लिया, अपना संविधान उन्होंने 1791 में बना लिया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें मोनार्क मतलब कि राजा की पावर को सीमित रखना है। ये जो पावर है, दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, हाँ, सारी पावर जो वो एक बंदे के हाथ में नहीं रहेगी, अलग अलग लोगों के हाथ में जाएगी पावर। जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के हाथ में जाएगी पावर। ऐसा हमारे यहाँ पे तो होता है, हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, पावर किसी के हाथ में थोड़ी है। पावर तो 3 जगह पे डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो
आधी पावर पीएम, आधी पावर सीएम के पास है, बाकी मिनिस्टर्स के पास है। पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। अगर पावर किसी एक के हाथ में होती है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोनार्की सिस्टम। बढ़िया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हुआ क्या? आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि यार ऐसे कैसे लुई 16 मान गया? भाई लुई 16 जो है ना, वो जो है वो बहुत शातिर बंदा है। तुम्हें नहीं पता, वो बहुत शातिर बंदा है। उसने बहुत दिमाग लगाया इस चीज़ के बारे में। किंग है, वेट, भाई किंग है हमारा। किंग कैसे अपना गद्दी छोड़ दे? उसने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया। उसने कोई एक ऐसा प्लान अपने दिमाग में बना रखा था जिससे लोगों की बात भी मान लेंगे और गद्दी भी उसकी रहेगी। कैसे? लेट्स सी, डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो, अब जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी उसको हम बाय वोट चूज़ करेंगे। यही डिस्कशन हुआ था ना? हुआ क्या? लुई 16 ने बोला बाय वोट होगा, सबको राइट टू वोट का अधिकार होगा, सबको राइट टू वोट मिलेगा। सिर्फ वही वोट सिर्फ कौन कौन कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोट कौन कौन कर सकता है प्यारे बच्चों? इसको डाल दो अंडरलाइन। करते हैं अब हम डिस्कशन। देखो, ओनली मेंस, ओनली आदमी लोग ही, पेरिस के मेंस ही वोट कर सकते, वुमेन वोट नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है पहले लड़कियों को अधिकार नहीं था वोट देने का। हम लड़कियों को राइट टू वोट मिलने पे बहुत टाइम लगा है। सेम जैसे इंडिया में लड़कियों को कोई दर्जा नहीं था पहले, वैसे ही बाकी देशों में कोई दर्जा नहीं था। ओनली मैन वोट देंगे, वो भी 25 ईयर्स, जिनका एज क्या है? 25 साल से ज़्यादा है। तो पहली कंडीशन क्या है? वही वोट देगा बच्चों जिसकी एज क्या है? 25 ईयर्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा, वही वोट देगा जो टैक्स पे करता हो, जिसका टैक्स का अमाउंट 3 दिन के वेजेस के बराबर हो। मतलब कि वही बंदा टैक्स भरेगा जिसकी जो वेजेस है, जिसकी मजदूरी है वो 3 दिन की हो। 3 दिन की मजदूरी जिसकी होगी वही बंदा टैक्स पे करेगा। खुद सोचो ये पॉइंट, वही बंदा टैक्स पे करेगा, वही आदमी जो 25 साल का होगा और जो अपनी 3 दिन की मजदूरी एज अ टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। वैसे इतनी दिक्कत थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे खाने के, तो 3 दिन का टैक्स भरेंगे वो। तो लुई 16 को ये पता था कि कुछ लोग ही होंगे जो क्या करेंगे? टैक्स देंगे पब्लिक में से। फर्स्ट स्टेट उसके फेवर में, सेकंड स्टेट उसके फेवर में, बचा कौन? थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट्स में से तो भाई अमीर लोग ही तो वोट देंगे। खुद सोचो, फर्स्ट स्टेट में इतने लोग, सेकंड स्टेट में इतने लोग, थर्ड स्टेट में कुछ अमीर लोग ही देंगे, तो ऑटोमेटिकली सारा वोट किसके पास जाएगा? लुई 16 के पास। वापस से वो क्या बन जाएगा? किंग। ये था स्मार्टनेस, क्योंकि इसमें से फार्मर छट गए, छोटे मोटे जितने भी आर्टिशंस होते हैं वो सब लोग छट गए भी, कोई सब कुछ छट गया। अमीर वही बिजनेसमैन बचे रहेंगे, थोड़े बहुत यही लॉयर्स होंगे, वही वोट देंगे जिनकी इतनी इनकम है। तो लुई 16 ने कहा कि पर वोट होगा लेकिन मेरे हिसाब से होगा। क्या हिसाब है? देख लो, पहला कंडीशन 25 साल का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि 3 दिन की वेजेस उसे एज अ टैक्स पे करना होगा। ये था उसका स्मार्टनेस। बात इससे वो कहावत है ना, क्या बोलते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये यहाँ बिल्कुल सेट हो रही है। ओके, लेट्स सी। अब सुनो, जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जिनकी 25 ईयर्स तक क्या होगा? एज होगा, और जो अपनी 3 दिन की मजदूरी एज अ टैक्स पे कर सकते हैं, उन्हें हम बोलेंगे एक्टिव सिटीजन। और जो नहीं है, वुमेन्स और जो लोग वोट नहीं देंगे, उन्हें हम बोलेंगे पैसिव सिटीजन्स। तो जो लोग वोट देने वाले लोग हैं उन्हें एक्टिव सिटीजन, जो वोट देने वाले लोग नहीं हैं उन्हें पैसिव सिटीजन। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सबको?
ओके, आपको किंग की चालाकी दिखाई दे रही है, इतना समझ में आ गया? होप सो क्लियर हो, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो शूट किया है, क्योंकि बीच में बहुत मैं बिज़ी थी। अब मुझे टाइम मिला था वीडियो पोस्ट करने का, अब मैं करूँगी भी और पिछले पार्ट भी डाल दूँगी मैं आपको। प्लीज़ आप लोग पढ़ रहे हो ना तो प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखना, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको चैप्टर क्लियर कराऊँ, बहुत ईजी कराया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आया होगा। कुछ दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में मैं एक्टिव रहूँगी और मैं आपको मैसेज देती रहूँगी। इतना ठीक है, हम लोगों ने एक टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया बच्चों। नेक्स्ट क्लास हम आगे चलेंगे। आज की क्लास का हमारा क्या है, हमने 2 चीज़ें पढ़ी, रूमर्स किसने फैलाया, दूसरा किंग ने बात मान ली कि हाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन पर वोट होगा, वोट से ही बनेगा नई गवर्नमेंट, लेकिन तरीका मेरा होगा। क्या कंडीशन है, 25 ईयर्स के मेंस ही वोट कर सकते हैं, ओनली मेंस। दूसरा, जिसकी 3 साल की मजदूरी है, वेजेस है, वो एज अ टैक्स पे करेगा। तो बहुत कम लोग थे, एट द एंड किंग ने ही जीतना था, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। मुझे यकीन है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। कुछ भी एनी केस कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने समर वेकेशन को आप लोग प्रॉपर एंजॉय करो, लेकिन हाँ प्लीज़ 3 घंटा तो निकालो पढ़ाई के लिए यार, और 1 घंटा एसएसटी के लिए अच्छे से, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बाय।